आज आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और स्टॉक्स भी ले रहे हैं, लेकिन अचानक आपकी क्लिनिक रुक जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आपकी जॉब चली जाए या फिर फैमिली में एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए, तो ऐसे में क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में बेचोगे? यदि आपका आंसर हाँ है तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपकी वेल्थ तो बनाता है लेकिन इमरजेंसी फंड आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड हमें कहां रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, डॉक्टर्स, सैलरीड प्रोफेशनल्स और क्लिनिक ओनर के लिए ये अमाउंट अलग क्यों होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी फंड बिल्ड होने तक क्या हमें अपनी एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए। इन सब के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी डॉक्टर अर्जुन और डॉक्टर विवेक की। दोनों की एज 35 है, दोनों की मंथली इनकम ऑलमोस्ट 1.5 लाख है, दोनों के फैमिली एक्सपेंसेस, ईएमआई, इंश्योरेंस सभी कुछ मिला के अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। इसके अलावा दोनों 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन दोनों के फाइनेंशियल सिस्टम में एक मेजर डिफरेंस था। डॉक्टर अर्जुन सोचते हैं कि अरे सेविंग अकाउंट में पड़े पड़े पैसों का क्या होगा, इसको हम म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं या फिर स्टॉक्स ले लेते हैं। तो इस तरह से हार्डली 30 से 40 हजार रुपए उनके सेविंग अकाउंट में होते थे। उसके अलावा जो भी अमाउंट आता था वो इन्वेस्ट कर देते थे या फिर खर्च हो जाते थे। वहीं पर डॉक्टर विवेक ने सबसे पहले 6 लाख रुपीज का इमरजेंसी फंड तैयार किया। उसमें से वो 2 लाख रुपए हमेशा सेविंग अकाउंट में रखते थे, अलावा 4 लाख रुपए वो लिक्विड फंड या फिर एफडी में रखते थे। अब एक दिन अचानक क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के कारण दोनों की सैलरी डिले हो जाती है। अब उसी महीने में डॉक्टर अर्जुन को एक इमरजेंसी आ जाती है, उनके फादर को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और इस टाइम पर अनफॉर्चुनेटली मार्केट भी डाउन था। तो ऐसे में उनको 3 लाख रुपए की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में ब्रेक कर दिया। उनके इन्वेस्टमेंट 15 to 20% डाउन थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने लॉसेस में अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक बेच दिए और कुछ पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर दिए। फाइनली इमरजेंसी तो हैंडल हो गई, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बीच में ब्रेक करना पड़ गया। इस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट प्लान, कंपाउंडिंग और मेंटल पीस तीनों डिस्टर्ब हो गए। वहीं पर डॉक्टर विवेक की सैलरी भी डिले हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को इमरजेंसी फंड से मैनेज कर लिया। उनको अपनी एसआईपी डिसकंटिन्यू नहीं करनी पड़ी, उनको अपने इन्वेस्टमेंट्स ब्रेक नहीं करने पड़े, उनको क्रेडिट कार्ड से भी लोन नहीं लेना पड़ा और 3 महीने बाद जब उनकी सैलरी रेगुलर हो गई, उन्होंने अपना इमरजेंसी फंड दोबारा रिफिल कर दिया। अब देखा जाए तो यहाँ पर दोनों की इनकम सेम थी, दोनों इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस सिर्फ एक हुआ। डिफरेंस रिटर्न का नहीं था, डिफरेंस था इमरजेंसी फंड का। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अनअवॉइडेबल या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए अलग रखा जाता है, और जैसे कि जॉब लॉस और सैलरी डिले या फिर क्लिनिक टेम्परेरी रुक जाए, मेडिकल इमरजेंसीज, फैमिली इमरजेंसीज या फिर कोई ऐसा नेसेसरी एक्सपेंस जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इमरजेंसी फंड का प्राइमरी पर्पस रिटर्न्स नहीं होता है। इसका पर्पस होता है लोन लेने से बचाना, क्रेडिट कार्ड डेट से बचाना और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर मेंटल पीस देना। ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर होता है, जैसे कि हमारी कार में होता है ना, जो कार को डैमेज होने से बचाता है, वैसे ही इमरजेंसी फंड आपको रिटर्न तो नहीं देता है, लेकिन आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को डीरेल होने से बचाता है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, कितना इमरजेंसी फंड हमें रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड को हम अपनी इनकम से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये आपके एसेंशियल मंथली एक्सपेंसेस के बेसिस पर काउंट होता है। एसेंशियल एक्सपेंसेस में आते हैं होम रेंट या फिर होम लोन ईएमआई, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल फी और बेसिक हाउस होल्ड बिल्स, हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम्स, एग्जिस्टिंग लोन ईएमआई, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, मेडिसिन एंड मिनिमम क्लिनिक रिलेटेड फिक्स एक्सपेंसेस यदि आप क्लिनिक ओनर हैं तो। लग्जरी एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड मत करिए, जैसे कि वेकेशंस, एक्सपेंसिव शॉपिंग, डाइनिंग आउट और डिस्क्रिशनरी सब्सक्रिप्शन। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मंथ्स। मान लीजिए आपके मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस 80,000 रुपीज हैं एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मंथ्स 6 हैं, तो यहाँ पर आपका टोटल इमरजेंसी फंड आ जाएगा 4.8 लाख, यानी कि आपको रफली 5 लाख रुपीज
एज ए इमरजेंसी फंड अपने अकाउंट में रखना चाहिए। अब बात आती है कि हमें इमरजेंसी फंड कितना रखना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपकी इनकम स्टेबल है, तो यहाँ पर आप 3 मंथ्स का भी इमरजेंसी फंड रखेंगे तो सफिशिएंट होगा। यदि आप हॉस्पिटल जॉब करते हैं, रिलेटिवली आपकी इनकम स्टेबल है, तो यहाँ पर मिनिमम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके लिए रखना चाहिए। और यदि आप क्लिनिक ओनर हैं, आपकी इनकम वेरिएबल है, फ्रीलांसर हैं, तो ऐसे केस में आपको 9 to 12 मंथ का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक में इनकम वेरिएबल होती है, कभी पेशेंट फ्लो ज्यादा होता है तो कभी कम। ऐसे केस में आपको 9 to 12 मंथ का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। जितनी कम स्टेबल आपकी इनकम होगी और जितनी ज्यादा आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उतना ज्यादा इमरजेंसी फंड आपको रखना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबके दिमाग में रहती है कि इमरजेंसी फंड हमें कहाँ रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड ऐसी जगह रखना चाहिए जिनमें 3 क्वालिटीज हों: सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड इजी एक्सेसिबिलिटी। इमरजेंसी फंड्स को स्टॉक्स, स्मॉल या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट या लॉन्ग टर्म लॉक इन प्रोडक्ट्स में नहीं रखना चाहिए। इमरजेंसी कब आएगी, उस टाइम पर मार्केट अप होगा या डाउन, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब इमरजेंसी फंड पार्क करने की 3 बकेट स्ट्रेटेजी याद रखिए। सबसे पहला है इमीडिएट कैश। इसमें आप 20 to 30% रख सकते हैं। इसको आप अपने एक सेविंग अकाउंट में पार्क कर सकते हैं जो इजीली आपके लिए अवेलेबल हो। मेडिकल इमरजेंसीज में, हॉस्पिटल डिपॉजिट में काम आ जाता है। इमरजेंसी ट्रैवल के टाइम पर, सेम डे एक्सपेंस में ये अमाउंट काम आ जाता है। याद रखिए, इस अकाउंट को डेली स्पेंडिंग अकाउंट से सेपरेट रखिए, वरना इमरजेंसी फंड धीरे धीरे आपका शॉपिंग फंड बन जाएगा। सेकंड बकेट है शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर 40 to 50% अमाउंट रख सकते हैं। मान लीजिए टोटल आपका इमरजेंसी फंड 6 लाख रुपीस है, तो यहाँ पर आप 3 लाख रुपीस रख सकते हैं और इसको एक सिंगल एफडी की जगह 50,000 की 6 एफडीज बना सकते हैं, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ऐसे केस में आपको पूरी एफडी को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्ट्रेटेजी को एफडी लेडरिंग कहते हैं। और तीसरी बकेट आती है हाई लिक्विडिटी लो वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आप 20 to 30% अमाउंट रख सकते हैं। इस फंड को हम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑप्शंस जैसे कि ओवरनाइट फंड में रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड का 100% एक ही जगह रखना भी आइडियल नहीं होता है। थोड़ा अमाउंट इंस्टेंट अवेलेबल होना चाहिए और रिमेनिंग अमाउंट सेफ बट सेपरेट हो। आज ही अपने एसेंशियल इमरजेंसी फंड को कैलकुलेट करिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कितने मंथ का इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। 0 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर। और यदि आपको ये आज का वीडियो यूजफुल लगा है तो अपने डॉक्टर फ्रेंड्स और क्लिनिक ओनर्स के साथ शेयर जरूर करिए।